गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम लाते हैं आपके सामने वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। उनका सटीक विश्लेषण हम आपके समक्ष करते हैं और आज एक ऐसी खबर हम आपके लेकर आए हैं जिसने देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई है। बात पीके की करेंगे, यानी कि प्रशांत किशोर की। जीत का जनसुराज, जी हाँ, बात प्रशांत किशोर की करने वाले हैं। जीत का जनसुराज इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में मानो अब असल मायनों में उदय हुआ है। देश भर में 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आए, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे देश की सियासत में चर्चा सिर्फ 2 राज्यों यानी कि बिहार और मध्य प्रदेश की हो रही है। गुजरात में बीजेपी की जीत का परचम लहराया है, लेकिन उसकी गूंज से कहीं ज्यादा आवाज मध्य प्रदेश और बिहार में हुई हार की है। मध्य प्रदेश की सियासत में तो मानो जैसे भूचाल आ गया, जहां दतिया में बीजेपी का सालों पुराना अपराज्य किला ढह गया और वहां कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। उधर बिहार की बात करें तो चुनाव के नतीजे तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले रहे। जिस प्रशांत किशोर को अब तक राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ रणनीतिकार या सलाहकार माना जाता था, उन्होंने जमीनी स्तर पर कमाल दिखाते हुए खुद विधायक बनने का सफर तय कर लिया। इस बड़ी जीत और चुनावी नतीजों पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं। बांकीपुर की जीत को इस तरीके से देखते हैं कि बिहार की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए और जिन वादों के साथ आप सरकार में आए हैं उन वादों पर फोकस कीजिए। अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति गमछा देखकर गोली मारने की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए और बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात होनी चाहिए। तो गुजरात में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में किला ढहने और बिहार में प्रशांत किशोर के रणनीतिकार से सीधे विधायक बनने की इस कहानी ने बता दिया है कि जनता का मूड आखिर क्या है। बिहार और मध्य प्रदेश के इन अप्रत्याशित नतीजों ने दिल्ली से लेकर पटना और भोपाल तक सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। खासकर एनडीए के भीतर खलबली मचा दी है। जिस तरह से मजबूत किलों में सेंध लगी है और रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने सियासी समीकरणों को पूरी तरह पलट दिया है। उसने सत्ताधारी दल के रणनीतिकारों को गहरी सोच में डाल दिया है। इन झटकों के बाद अब सियासी हलचल का केंद्र दिल्ली बन गया है, जहां बैठकों और मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। तो आपको बता दें कि लगातार अब बैठकें की जा रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 तस्वीरें जरा अपने समक्ष देख लीजिए। बांकीपुर में भी हार पर चिंतन हो रहा है तो दतिया में भी हार पर मंथन हो रहा है। अब दौर चिंतन और मंथन का है। इन दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो 2 सियासी तस्वीरें हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, जहां बिहार के चौंकाने वाले नतीजों और जेडीयू एनडीए के समीकरणों पर मंथन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की है, जिसमें मध्य प्रदेश के दतिया जैसे गढ़ के ढहने और अप्रत्याशित हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को जरा देख लीजिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हार पर चिंतन और मंथन हो रहा है। ये चिंतन और मंथन जरूरी भी इसीलिए है क्योंकि बीजेपी ने अपने गढ़ को खोया है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो मध्य प्रदेश का ही क्यों ना हो। दोनों गढ़ को खोकर बैठी है बीजेपी। ऐसे में गुजरात की जीत की खुशी भी शायद उतनी खुशी नहीं दे पा रही होगी। दिल्ली में इन 2 बड़ी बैठकों और मंथन का दौर भले ही अंदर खाने चल रहा हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। विपक्ष का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जी चाहे कितनी भी बैठकें कर लें, मध्य प्रदेश में दतिया का किला ढहना और बिहार के सियासी उलटफेर ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता का अहंकार अब जनता के सामने नहीं टिकेगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नतीजों को एनडीए सरकार की उल्टी गिनती करार देते हुए तीखा प्रहार करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का साफ कहना है कि दतिया का किला ढहना और बिहार में नए समीकरणों का उभरना ये चीख चीख कर कह रहा है कि अब जुमलों की सियासत नहीं चलेगी। जमीन पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
पब्लिक नाराज है कि हम लोग वोट केकर नाम पर देते हैं और बीच में वो अपना बदला बदली करता है। बिहार की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। ये सिर्फ बांकीपुर में सीमित नहीं रहे, आप एक के बाद एक देखते जाओ, बीजेपी पार्टी की हाल धीरे धीरे बेहाल होते जा रहे हैं। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ये शुरुआत है। अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति गमछा देखकर गोली मारने की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए और बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात होनी चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आप देखिए ना, कभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी कोई इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है। बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार और मध्य प्रदेश में हार क्या मिली, विपक्ष इस पर चुटकी लेने लगा। विपक्ष ने जमकर इस पर चुटकी ली और अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा वो एक चुटकी लेने वाले लहजे में जरूर कहा, पर विपक्ष को यह भी सोचने की जरूरत है कि इससे निष्पक्षता भी जाहिर होती है। बहरहाल प्रशांत किशोर जीत गए हैं और प्रशांत किशोर के जीतने के बाद किस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर पूरी तरह से पलट गया। तो बांकीपुर का सियासी समीकरण कैसे पलटा, आइए आपको बताते हैं। पिछले साल जनसुराज का वोट शेयर 4% भी नहीं था। बांकीपुर की हम बात कर रहे हैं, 4% भी बीते साल जो है वो वोट शेयर नहीं था। जनसुराज प्रत्याशी वंदना कुमारी को 8000 से कम वोट मिले थे। ये बांकीपुर के रण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन समीकरण कैसे बदला वो भी हम आपको समझा रहे हैं। बीजेपी से नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे। नितिन नवीन यहां से 5 बार लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब राज्यसभा पहुंचे तो समीकरण बदल गए। बांकीपुर बीजेपी का पारंपरिक किला रहा। 1995 से चुनाव यहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन्हें इस हार का स्वाद चखा दिया है। नितिन नवीन ने सीट छोड़ी, उपचुनाव हुए तो प्रशांत किशोर को बाजी मारने का मौका मिल गया। ये बांकीपुर के रण की हम बात करें। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा से पहले अभिषेक, इन दोनों की ही बात कर लीजिए। ये वो चेहरे नहीं रहे जो नितिन नवीन को रिप्लेस कर पाए। बीजेपी ने बांकीपुर सीट को बचाने के लिए अपना प्रत्याशी बदला था। बीजेपी को लगा कि नीरज कुमार सिन्हा ज्यादा अच्छी तरीके से फिट बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर को जनता ने विपक्ष की बुलंद आवाज समझा। जो वादे किए गए थे वो वादे शायद पूरे नहीं हुए, इसीलिए विपक्ष को यहाँ पर मौका मिला और जनता ने मौका दिया। सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी का पढ़ा लिखा वोटर भी नाखुश दिखा। खास तौर पर जिस तरह की भाषा सम्राट चौधरी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं उसको लेकर विरोध होता है। बांकीपुर अर्बन सीट है, जेनजी का पूरा समर्थन यहां पर बांकीपुर में मिला। जनता का समर्थन मिला प्रशांत किशोर को। जाति के आधार पर लोगों ने वोट नहीं किया और ऐसे में जब जाति के आधार पर वोट नहीं किया तो प्रशांत किशोर की तरफ वोट्स जो है वो ज्यादा शिफ्ट हो गए। तो बांकीपुर के रण की हम बात करें, जहां पर जाति से ऊपर उठकर प्रशांत किशोर ने जनता से वादे किए थे, दावे किए थे। अब प्रशांत किशोर को कुर्सी जब मिल गई है विधायकी की, तो ऐसे में अब वक्त है इन तमाम वादों को पूरा करने का, जो वादे प्रशांत किशोर ने जनता से किए हैं। खैर, किस तरीके से वो वादे पूरे करेंगे ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समीकरण कैसे बदले वो हमने आपको समझाया। बांकीपुर के इन बदले हुए समीकरणों ने तो सबको चौंकाया ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को सत्ता की सीढ़ी चढ़ाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद चुनावी मैदान में करिश्मा कैसे कर दिखाया। आइए अब आपको वो भी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि प्रशांत किशोर का जमीन से विधायक बनने तक का पूरा राजनीतिक सफर आखिर कैसा रहा। तो राजनीतिक सफर हम प्रशांत किशोर का आपको बताने जा रहे हैं। जातीय गणित और समीकरण जरा जान लीजिए। ब्राह्मण, सवर्ण, नाराज, कुर्मी और मुस्लिम यादव वोटर्स को प्रशांत किशोर ने यहाँ पर साधने की जो है वो कोशिश की। युवाओं पर उनका फोकस रहा। नीट पेपर लीक आंदोलन का लाभ उनको मिला, क्योंकि जब उन्होंने युवाओं की खुलकर बात की तो सीधे तौर पर नीट पेपर लीक जो आंदोलन था उसका प्रशांत किशोर ने बार बार जिक्र किया। पॉडकास्ट रील्स के जरिए युवाओं से जुड़े प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जमकर पॉडकास्ट
टेलीकास्ट किए, रील्स के माध्यम से युवाओं तक जुड़े। युवाओं का वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिला। बेहतर शिक्षा रोजगार के मुद्दे को प्रशांत किशोर ने उठाया कि बेहतर शिक्षा की व्यवस्था वो करेंगे, बेहतर रोजगार जनता तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैफे, कोचिंग हब्स, जिम, पार्कों में प्रचार जाकर उन्होंने किया, यानी कि जहां जहां युवा मिला उन्होंने सीधे तौर पर युवाओं को टारगेट करने की कोशिश की। अब प्रशांत किशोर के बारे में जरा और जान लीजिए। जन्म जो है वो 20 मार्च 1977 रोहतास बिहार का जन्म है। 59 साल के हैं। उम्र उनकी हमने आपको बताई। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के रणनीतिकार रहे हैं, रणनीतिकार से विधायक बने हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार रहे हैं 2014 में। 15 से 21 तक नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन समेत कई नेताओं को जिताने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए प्रशांत किशोर जाने जाते हैं। बिहार में जन स्वराज यात्रा शुरू करते हैं 2022 में प्रशांत किशोर जो हैं वो जन स्वराज यात्रा की शुरुआत करते हैं बिहार में और यहां से जनता के दिलों में छाते हैं। जन स्वराज पार्टी का गठन 2024 में किया जाता है। 22 में यात्रा की शुरुआत और 24 में पार्टी का जो है वो गठन प्रशांत किशोर पांडे करते हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ते, अपने उम्मीदवार उतारते हैं 2025 में। चुनावी मैदान में खुद नहीं उतरते लेकिन अपने उम्मीदवारों को जरूर उतारते हैं। ये प्रशांत किशोर ने कर दिखाया। एक भी सीट नहीं जीतते हैं। 3.44% यानी कि 3.44% वोट शेयर जो है वो प्रशांत किशोर के पाले में जाता है। 0 प्रशांत किशोर को मिलता है। लेकिन उपचुनाव से पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं प्रशांत किशोर और यहीं पर सिक्सर लगाने का काम प्रशांत किशोर करते हैं। किस तरीके से सिक्सर उन्होंने लगाया वो उपचुनाव में हम लोगों ने देख ही लिया कि कैसे सिक्सर लगाया प्रशांत किशोर ने। रणनीति बनाने से लेकर खुद चुनावी रण में उतरकर जीत का परचम लहराने तक प्रशांत किशोर का ये सफर वाकई में सियासी गलियारों में एक मिसाल बन गया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ सलाह देना अलग बात है और जनता के बीच जाकर खुद को साबित करना दूसरी बात है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अपनी इस ऐतिहासिक जीत और इस बदलाव पर खुद प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना है। में जब लोगों ने यहाँ पर 51,000 से भाजपा को जिताया था, उसके मुकाबले कोई बांकीपुर की सड़कें तो टूट नहीं गई हैं और बांकीपुर में कोई ऐसा गलत काम तो हुआ नहीं है। इसके बावजूद अगर लोगों ने यहाँ हराया है तो जो क्या बदला है, बदला ये है कि बिहार में भाजपा ने एक नया नेतृत्व दिया है। जो नेतृत्व बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए नहीं स्वीकार्य है कि उस व्यक्ति का जो चाल चरित्र चेहरा है उसको लेकर बिहार के लोग कंफर्टेबल नहीं है। जिस जंगल राज के खिलाफ आपने वोट लिया था, उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को अगर आप भगवा रंग का चादर उड़ाकर बैठा दीजिएगा कुर्सी पर तो लोगों को वो मंजूर नहीं है। इसीलिए लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। तो प्रशांत किशोर की ये जीत जहां विपक्ष के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई ये सीट बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ मानी जाती थी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। महज 9 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत हासिल की थी और जनसुराज का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार कम वोटर टर्नआउट और राजनीतिक समीकरणों के बीच हुए उलटफेर ने सबको चौंका दिया है। हालांकि बीजेपी ने इस हार के पीछे आरजेडी के फोटो को प्रशांत किशोर को ट्रांसफर होने की बात कही है, जबकि आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रशांत किशोर की जीत को बीजेपी की ही जीत बताया है। तो यहाँ पर अब किसकी बात को सत्य माना जाए, किसकी बात को झूठा करार दिया जाए, कौन इस पर चुटकी ले रहा है, कौन अपने आप को बचाने के लिए बयान दे रहा है, मीसा भारती के बयान के क्या मायने निकाले जाए, ये सब वाकई में देखा जाए तो एक अलग बात है। कुल मिलाकर इन तमाम बातों से परे प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आईना भी है कि बीते वक्त में जो हुआ, जो मुद्दे देश में गर्म तरीके से उठे, जिन मुद्दों को लेकर हल्ला बोल हुआ, उन मुद्दों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है और इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को मिला है। अब प्रशांत किशोर की जो गाड़ी है क्या वो बांकीपुर तक ही सीमित रह जाएगी या फिर इस गाड़ी के पहिए तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़कर बिहार की राजनीति में धीरे धीरे परचम लहराने का काम करेंगे, ये वक्त बताएगा। तो प्रशांत किशोर के बारे में हम बात कर रहे थे, पूरी जानकारी हमने यहाँ पर आपको प्रशांत किशोर के बारे में दी है। अब जरा जान लीजिए जीत गए घनश्याम। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि हम आपको अब सफर कराएंगे दतिया का। इस उपचुनाव की गाड़ी को जरा आगे लेकर जाते हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते
सकते हैं, क्योंकि दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 6016 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे पार्टी खेमे में खलबली मच गई। झटके के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भोपाल स्थित आवास पर एक हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक होती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में हार के असली कारणों, संगठन की कार्यप्रणाली और भीतर घात की शिकायतों पर गंभीर चर्चा की गई। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपचुनाव का महत्व आम चुनाव जितना नहीं होता, लेकिन इस हार को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है, सुन लीजिए जरा। हार की सीट थी। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करें। चुनाव में गया था, वो नवीन जी की पर्सनल सीट थी, उनके व्यवहार की सीट थी, और इसलिए नवीन जी नहीं लड़े, नितिन नवीन जी, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ा गया। तो दतिया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, जहां चुनाव नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर लड़ा जाना था। हालांकि दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी। उधर कांग्रेस में भी घमासान था। चुनाव से ठीक पहले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निलंबित करना पड़ा, जिनकी सदस्यता जाने से ही सीट खाली हुई थी। बावजूद इसके कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हरा दिया। सुनिए। पिच बनाई, उनने न कोई कार्यकर्ता का परवाह किए न जनता की परवाह। हमने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, लगभग कोई काम नहीं। उनने केवल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए काम किया। उनने भ्रष्ट अधिकारियों को ब्लैकमेल किया और उनसे अपने स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले रहे, आम चर्चाएं। कभी उनने किसी मंच से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की बुराई नहीं की, कभी मुख्यमंत्री मोहन यादव की बुराई नहीं। हम सब कांग्रेसियों के द्वारा, विशेष करके वो कांग्रेसी जिन्होंने संघर्ष किया, उनके द्वारा जो पिच तैयार की गई, उस पिच पे जो नॉन स्ट्राइकर हैं, और जो दतिया की राजनीति से दूर चले गए, तो उनको खेलने का मौका मिल रहा है। तो भाग्य के धनी है कि वो खेल रहे हैं। तो इसलिए उनको भी हम लोगों की संघर्षशील कांग्रेसियों की तारीफ करना चाहिए, उनको इतना अच्छा माहौल मिला। दूसरी बात आपने पूछी कि भय आतंकी की, तो जो व्यक्ति भय और आतंक की राजनीति करता है, वो उन्होंने की, गौतम जी ने की। अब इस तरह की उन्होंने क्यों राजनीति की, अपने आप को गुंडा शब्द के से संबोधित किया, तो उन्होंने इसलिए किया कि वो दतिया में कुछ दिनों के बाद गब्बर सिंह बन गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जाए तो ये एक आईने की तरह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरीके से विपक्ष अब आगे बढ़ रहा है। जो मुद्दे देश में ज्वलंत तरीके से उठाए जा रहे थे और जो मुद्दे सामने आए, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। तो उधर अगर मूल रूप से मध्य प्रदेश की ही बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव था, अगर देश के मुद्दों की भी बात ना की जाए तो मध्य प्रदेश में भी नरोत्तम मिश्रा को हटाना, उनकी टिकट काटना उनके ही गढ़ से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट कर गया हो। और खासतौर पर जिस तरीके से जब टिकट काटी गई थी, उसके बाद उनके समर्थकों ने जो बवाल हाईवे पर काटा था, ये सब कुछ शायद जनता के मन में घर कर गया और ऐसे में विपक्ष को बाजी मारने का एक मौका मिल गया। लेकिन ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो आगे आने वाले वक्त में देने जरूर वाले हैं। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और जानकारी भी हम आपके समक्ष यहाँ पर रख दें। जब मध्य प्रदेश की बात आपके समक्ष की जा रही है, क्योंकि दतिया में लगातार दूसरी बार हार के बाद अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक भगवा खेमे में हड़कंप मच गया है और पार्टी हाईकमान पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। सवाल ये कि इस करारी हार के बाद अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। आइए आपको समझाते हैं कि डैमेज कंट्रोल और वापसी के लिए बीजेपी अब किन बातों पर फोकस कर रही है। हारी हुई सीटों पर जमीनी कमियों की गहराई से समीक्षा की जाएगी।
ये संगठन में फेरबदल होगा, समीक्षा की जानी है। नाराजगी दूर करने के लिए नए और ऊर्जावान चेहरों की अब तैयारी हो रही है कि नए चेहरे रखे जाएं, एनर्जेटिक चेहरों को आगे लाया जाए। इसके अलावा आपसी तालमेल बनाने के लिए संवाद पर जोर दिया जाएगा, जनता के बीच जाया जाएगा। अपनी जो जमीनी पकड़ है भारतीय जनता पार्टी वो वापस से मजबूत करने की कोशिश करेगी। युवा और असंतुष्ट मतदाताओं को साधने के लिए नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी अब अख्तियार करने वाली है कि कहीं ये ना हो कि इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को आगे चलकर उठाना पड़ जाए। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने जमकर समीक्षा की है और इस समीक्षा के आधार पर ही स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाया जाएगा, रणनीतियों में बदलाव लाया जाएगा। तो एक तरफ प्रशांत किशोर का उदय हुआ है तो दूसरी तरफ घनश्याम का उदय हुआ है। ये दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी को चित करते हुए दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में किस तरीके से चित हुई है। 2 राज्यों में करारी हार बीजेपी को जहां मिली तो इसकी वजह से गुजरात में जो जीत मिली उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। अब ये जो हार है वक्त है बीजेपी के लिए इस पर मंथन करने का और उधर दूसरी तरफ वक्त है प्रशांत किशोर के लिए और माननीय घनश्याम के लिए जनता से किए गए वादों को पूरा करने का। फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।